12 महीने चारधाम यात्रा का सपना दिखाने वाली दिल्ली अब क्यों सोई है? क्या आपदा के नाम पर उत्तराखंड में कोई नया घोटाला जन्म ले रहा है? उत्तराखंड में गणेश विसर्जन की परंपरा पर कौन सी बहस हो रही है? और देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताने वाली नारी रिपोर्ट और मीडिया को लगी सनसनीबाजी की बीमारी के बीच क्या कनेक्शन है? नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और इस हफ्ते की वीकली खबर बात में जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार खूब धूम से मनाया जा रहा है। गणेश विसर्जन यानी गणेश जी की मूर्ति को जल में प्रवाहित करने की रवायत इसी त्योहार से जुड़ी है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भी गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते लोग देखे जाने लगे हैं। अगर आप उत्तराखंड के असल निवासी हैं तो आपने दैणा हो या खोली का गणेशा रे मांगल गीत खूब सुना होगा। हमारे लोक में गणेश जी का स्थान खोली यानी दरवाजे की चौखट पर है। हमारे पारंपरिक घरों में उनका स्थान ही सबसे पहले है और वह इस लोक का ही हिस्सा है, इसलिए उनकी प्रतिमा पारंपरिक घरों की चौखट पर भी खूब दिखती है। ऐसे में लोग सवाल उठाने लगे हैं कि उत्तराखंड जैसा इलाका जहां की परंपराओं में गणेश जी का स्थान खोली पर है, यानी कि घर की देहरी पर, घर की चौखट पर है, वहां उनकी प्रतिमा के विसर्जन की रवायत क्यों शुरू की जा रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। मुद्दे पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसे लेकर उत्तराखंड कांग्रेस देहरादून की सड़कों पर बैठी है। मुद्दा है नारी रिपोर्ट में देहरादून का नाम देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में आने का। उत्तराखंड पुलिस ने केंद्र सरकार की मशीनरी में तैयार इस नारी रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है। उसने रिपोर्ट के मानकों पर ही सवाल कर दिए हैं। ऐसा उत्तराखंड में ही संभव है जब पुलिस एक ऐसी रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है जिसका विमोचन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कर रही है। उत्तराखंड महिला आयोग तो इससे एक कदम आगे है और वह कहता है कि रिपोर्ट का राष्ट्रीय महिला आयोग से कुछ लेना देना ही नहीं है। जिस रिपोर्ट पर उत्तराखंड में इतना हंगामा हो रहा है उसमें उत्तराखंड का देहरादून शहर देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में कैसे शामिल हुआ, यह समझने वाली बात है। इसमें शामिल बाकी 10 शहरों या अन्य राज्यों में आप कहीं कोई हंगामा होता नहीं देखेंगे और न आप किसी भी अन्य राज्य की पुलिस को उत्तराखंड पुलिस की तरह रिपोर्ट को खारिज करते हुए ही देखेंगे। फिर भी उत्तराखंड पुलिस को रिपोर्ट पर सवाल खड़े करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? आखिर रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि पुलिस को इतना लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है? इसे समझते हैं। पहले जानते हैं आखिर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं महिला सुरक्षा सूचकांक यानी नारी रिपोर्ट क्या है। नारी देश का पहला महिला सुरक्षा सूचकांक है। पी वैल्यू एनालिटिक्स द्वारा तैयार किए गए इस सूचकांक में भारत के 31 प्रमुख शहरों में महिलाओं की समग्र सुरक्षा भावना, उत्पीड़न के अनुभव और दिन व रात के बीच सुरक्षा के अंतर पर सर्वे किया गया था। यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि ये एक सर्वेक्षण आधारित सूचकांक है, न कि आपराधिक आंकड़ों पर आधारित सूचकांक। इस सूचकांक और रिपोर्ट को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर की अध्यक्षता में हुए एक कार्यक्रम में दिल्ली में जारी किया गया था। 31 शहरों की 12,770 महिलाओं की राय पर बने इस सर्वेक्षण के आधार पर देश का राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 65% रखा गया और इस राष्ट्रीय स्कोर के आधार पर बने 31 शहरों को 4 वर्गों में बांटा गया, जैसे बेंचमार्क से काफी ऊपर, बेंचमार्क से ऊपर, बेंचमार्क से नीचे, बेंचमार्क से काफी नीचे कहा गया। सूचकांक में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को राष्ट्रीय बेंचमार्क से काफी नीचे वाले वर्ग में रखा गया है। भारत में अब क्योंकि मीडिया का काम ही सनसनी फैलाना हो चुका है, सो उसने सर्वेक्षण आधारित इस रिपोर्ट को देहरादून महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है जैसी हेडिंग के साथ प्रकाशित किया। लगभग सभी जगह इस खबर को ऐसे प्रकाशित किया गया जैसे ये अपराध के आंकड़ों के आधार पर बनी कोई रिपोर्ट हो। इधर रपट छपी, उधर भाजपा के बयानवीरों ने राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में जारी इस रिपोर्ट को ही खारिज करना शुरू कर दिया। इस पर तुर्रा ये रहा कि उत्तराखंड पुलिस ने पूरे सर्वेक्षण पर ही सवाल उठा दिए। देहरादून पुलिस ने पूरी रिपोर्ट का खंडन जारी किया और अपने आंकड़ों के आधार पर यह नैरेटिव पेश करने की कोशिश की कि देहरादून एक सुरक्षित शहर है। देहरादून पुलिस की अधिकतर बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन देहरादून पुलिस इसमें यह कहने से बच सकती थी कि सर्वे की पद्धति वैज्ञानिक और तथ्यात्मक हो, क्योंकि जिस रिपोर्ट पर वह सवाल कर रहे हैं उसे देश के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रिलीज कर रही हैं। क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसी भी ऐसी वैसी रिपोर्ट का विमोचन कर देती हैं? उत्तराखंड पुलिस बजाय रिपोर्ट का अध्ययन कर उसमें सुझाए सुधारों पर अमल करने के बजाय ये तर्क दे रही है कि रिपोर्ट देहरादून की महिला आबादी के मात्र 0.04% लोगों की राय पर है।
क्या देश में बने पहले महिला सुरक्षा इंडेक्स, जिसका विमोचन राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कर रही हैं, इतना फालतू बना हुआ है कि राज्य महिला आयोग और देहरादून पुलिस को उसमें से सीखने या सुधार की कोई बात ही पल्ले नहीं पड़ रही है। राजनीति बातों का खेल है और एक ही बात अलग अलग तरीके से पेश कर सनसनी फैलाना मुख्य मीडिया का काम बन चुका है। अगर आप नारी रिपोर्ट पर डिटेल में जानना चाहते हैं तो द हिंदू अखबार में छपे एक लेख का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को सड़कों पर भुनाना चाहता है, लेकिन रिपोर्ट की सच्चाई ये है कि देहरादून में महिलाएं वैसे ही असुरक्षित हैं जैसे प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम सबकी जेब में करीब 2.5 लाख रुपया महीना है। अब बात करते हैं दिल्ली से देहरादून तक पोस्टरों में लगी 4 धाम यात्रा की, जिसे दिल्ली का लालच बर्बाद करने पर तुला है। दिल्ली को चाहिए थी चौड़ी सड़कें ताकि यात्रा जल्दी हो सके। दिल्ली ने उत्तराखंड की उसकी पारंपरिक 6 माह की 4 धाम यात्रा के बदले 12 महीने 4 धाम यात्रा का सपना दिखाया और आज दिल्ली आंख मूंद कर सो रहा है और उसके सपने की कीमत चुका रहा है उत्तराखंड। इस साल 31 अगस्त तक आपदाओं में 79 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 115 लोग घायल हो चुके हैं और 90 लापता हैं। 3,953 जानवर मारे जा चुके हैं, 238 पक्के मकान ध्वस्त हो चुके हैं और 2800 के करीब मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपदा की वजह से इस साल राज्य को 1,163 करोड़ की सड़कों का नुकसान हुआ है। अगर आपदा की वजह से कुल नुकसान की बात करेंगे तो आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि इस साल राज्य में आपदा से करीब 5,000 करोड़ से अधिक का नुकसान का अनुमान है। आज उत्तराखंड केंद्र के सामने करीब 5,700 करोड़ के फंड की मांग कर रहा है। इतनी भीषण आपदा के बीच केंद्र सरकार ने अब तक उत्तराखंड के लिए किसी विशेष आपदा पैकेज की घोषणा नहीं की है। 12 महीने 4 धाम यात्रा के केंद्र के सपने ने उत्तराखंड के लोगों की कमर तोड़ दी है। पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली वो 5 मुख्य जिले हैं जो दिल्ली के सपने की चपेट में हैं। इन 5 जिलों में 2500 से ज्यादा होटल्स, होमस्टे, ढाबे, रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं और लॉज हैं और इस बरस इन सब का काम धंधा चौपट है। इन 5 जिलों में हजारों की संख्या में लोगों का रोजगार सीधा प्रभावित हुआ है। अगर आप सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल की मानेंगे तो इस सीजन में 55 दिन ऐसे रहे हैं जिनमें एक भी यात्री 4 धाम यात्रा पर नहीं गया है। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 30 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच 55 दिन ऐसे रहे हैं जब एक भी श्रद्धालु 4 धाम नहीं पहुंचा और 89 दिन ऐसे रहे हैं जब 4 धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1 से 1000 के बीच रही है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो उत्तराखंड की आर्थिकी पर एक बड़ा बट्टा लग सकता है। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में जब इतनी बड़ी आपदा आई है उसके बाद सरकार ने दिल्ली का सपना ढोना क्या बंद कर दिया होगा? क्या उसने हमारे पहाड़ चीर कर चौड़ी सड़कें बनाने के दिल्ली के फितूर पर फिर से सोचने की सिफारिश की होगी? जवाब है नहीं। जब पूरा पहाड़ इतनी आपदा झेल रहा है उसी समय सरकार भागीरथी इको जोन में बीआरओ को करीब 8 किलोमीटर लंबी और 17.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली वन भूमि पर हिना तेखला बाईपास के गैर वानिकी प्रयोग के लिए सैद्धांतिक अनुमति दे चुका है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट में भूवैज्ञानिक वाईपी सुंदरियाल कहते हैं कि उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर दूर भटवाड़ी क्षेत्र को हमने अपनी रिपोर्ट में भूधसाव वाला क्षेत्र बताया था। इसी तरह यात्रा मार्ग के अन्य हिस्से भी लगातार धंस रहे हैं, लेकिन सरकार ने चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। यहाँ ये सवाल उठता है कि हम आपदाओं से कब सीख लेंगे? हम कब तक इसे प्राकृतिक आपदा कहकर टालते रहेंगे, जबकि अब साफ दिखने लगा है कि इन आपदाओं का एक बड़ा कारण अनियंत्रित विकास है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जलवायु परिवर्तन की आड़ में राज्य में कुछ लोग आपदा को अवसर में बदल रहे हैं और हर साल आपदा निर्माण का एक चक्र बन रहा है? जैसे पिछले साल जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में बांटी गई आपदा राशि की बात करें तो उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 600 करोड़ रुपए प्रदेश के सभी जिलों में बांटे थे। इन निर्माणों का इस वर्ष क्या हुआ, जैसे सवाल पूछने वाला कौन है? आखिर क्यों हम पिछले वर्ष की आपदा से कुछ नहीं सीख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय जरूर बताइए। क्या उत्तराखंड में अब आपदा के नाम पर फंड की घपलेबाजी का कोई चक्र आपको नजर आता है?